हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड स्टार्ट कर लिया था। तो आज यही सेम चैप्टर का हम लोग पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अस बिकॉज वी ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ओनली फॉर यू सो दैट योर एजुकेशन विल नॉट बी स्टॉप टिल हेयर, राइट। सो अभी अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो फटाफट हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते हैं। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ना आपको यहाँ तक तो पढ़ा दिया था ऑल वॉज नॉट वेल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रॉप्स फॉर यूरोप से। ठीक है डियर स्टूडेंट, वी आर नॉट गोइंग टू रीड द टेक्स्ट फॉर यू। हम आपको लिए टेक्स्ट रीड नहीं करेंगे। आई हैव माई नोट्स, आई विल रीड दैट एंड दैट ओनली आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्रॉप्स फॉर यूरोप। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपने इतने सारे वो पढ़ लिए थे भाई, इतनी सारी स्ट्रेटजी जो है ब्रिटेन ने, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने ये सारी स्ट्रेटजी लगाई थी। तो आज क्रॉप्स ऑफ यूरोप में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट कंट्री साइड कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू। जो हम अभी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सब जो मुनरो सिस्टम वगैरह वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, इनसे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आपने डीएसटी हमारे मुनरो सिस्टम वगैरह आपको समझ में नहीं आई तो फटाफट पार्ट 1 देख के आ जाओ, क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कुड ऑल्सो ग्रो क्रॉप दैट यूरोप नीड। तो ये वाली क्रॉप्स भी उगा सकते थे जो यूरोप को चाहिए थी कहीं ना कहीं। कंपनी वॉज ट्राइंग बेस्ट टू एक्सपेंड दिस ओपियम एंड इंडिगो कल्टिवेशन। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ट्राई कर रही थी कि कैसे जो वो अपनी ओपियम और इंडिगो की जो कल्टिवेशन है उसको और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए। तो अब देखो, ब्रिटिश फोर्स कल्टिवेटर्स इन इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स लाइक जूट इन बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को और क्रॉप्स उगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम बंगाल में जूट उगाओ, टी जो है असम में उगाओ, शुगर केन यूपी उत्तर प्रदेश में उगाओ, वीट पंजाब, और कॉटन जो थी वहाँ महाराष्ट्र और पंजाब में उगती थी, राइस कहीं ना कहीं आपकी मद्रास साइड में उगती थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डज अ कलर हैव हिस्ट्री। क्या एक कलर की भी हिस्ट्री है? लेट्स सी। 2 कॉटन प्रिंट्स, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलमकारी प्रिंट और दूसरा दिख रहा होगा द मॉरिस प्रिंट, राइट। तो ये किसने क्रिएट करा है कलमकारी प्रिंट? ये क्रिएट करा है वीवर ऑफ आंध्र प्रदेश ने, और ये डिज़ाइन वीवर ऑफ आंध्र प्रदेश ने। और अगर आप मॉरिस प्रिंट की बात करो तो ये डिज़ाइन किसने किया था और क्रिएट किसने करा था? विलियम मॉरिस ने, ठीक है। एक कॉमन चीज़ इन दोनों में आपको दिख रही होगी, एक रिच ब्लू कलर, और इस रिच ब्लू कलर को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं इंडिगो, ठीक है। तो अब इंडिगो वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिगो प्लांट। इंडिगो कहाँ से उगा था? इंडिगो के प्लांट से, ठीक है। इंडिगो का प्लांट होता था, उसमें से हमें इंडिगो मिलता था, ठीक है। ब्लू डाई used in Morris print in 19th century Britain was manufactured by Indigo cultivated in India। जो आप ये मॉरिस प्रिंट में अच्छा सा कलर देख रहे हो ना, ये उन्होंने बनाया तो ब्रिटेन में ही था, लेकिन इसको डाई करने के लिए इंडियन के इंडिगो का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे इंडिया सबसे बिगेस्ट सप्लायर थी किस चीज़ की? इंडिगो की। अब हमारे पास दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। ऐसा क्या चीज़ थी इंडियन इंडिगो में जिसकी वजह से इंडियन इंडिगो की इतनी सारी डिमांड थी? इंडिगो प्लांट प्राइमरली ग्रोज इन द ट्रॉपिक्स। जो इंडिगो प्लांट होता है डियर स्टूडेंट, वो ज़्यादातर ट्रॉपिक्स में ग्रो करता है। इंडियन इंडिगो वॉज यूज बाय इटली, ब्रिटेन टू डाई एंड फ्रांस। तो ये यारी सारी जो कंट्रीज थी ये सब यूज़ करती थी क्या? इंडियन इंडिगो को। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच्ड टू यूरोपियन मार्केट, और थोड़ा सा जो इंडिगो था वो यूरोपियन मार्केट भी पहुंच चुका था डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे लिखा है कि
इट प्राइस वॉज वेरी हाई, मतलब इंडिगो का जो प्राइस होता था ना वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, राइट। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट, यूरोपियन मैन्युफैक्चर देन टेक वोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइस। तो अब इतना हाई प्राइसेस में तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, तो ज़्यादातर लोगों ने जुगाड़ करने के लिए जो वोड होता था, वोड का प्लांट होता था, उससे वॉयलेट और ब्लू डाइस निकाल लेते थे। इट ग्रोज ऑन टेम्परेट जोन हैंस इजीली अवेलेबल इन यूरोप। जो आपका वोड वाला प्लांट था जिससे इंडिगो निकाल लेते, वो कहाँ पे ग्रो होता था, वो आपके टेम्परेट जोन में ग्रो होता था और वो आराम से अवेलेबल था किन लोगों को, यूरोप के लोगों को। वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस, ब्रिटेन एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो ये सारी जो जगह थी जिसमें ये आपका वोड था वो ग्रो होता था। तो वोड वॉज नॉट वेरी गुड बट इंडिगो वॉज वेरी गुड, बट इंडिगो ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर ग्रो हुआ करता था, इसलिए उनको इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये ट्रॉपिक्स टेम्परेट समझ में नहीं आ रहे हैं, सो आई वांटेड टू अगेन रिमाइंड यू, ये आपकी अर्थ है, देख लो। यहाँ ऊपर का टेम्परेट होता है, यहाँ नीचे का टेम्परेट होता है, इक्वेटर यहाँ पे होता है और यहीं पे आपका ट्रॉपिक होता है डियर स्टूडेंट। बिकॉज ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा हीट रेज आती है। देन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की ये पोल्स होते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री में आएंगी ही आएंगी अब, ठीक है। तो इंडिया भी कहाँ पे लाई करता था, ट्रॉपिक्स में लाई करता था, तो इसलिए वहाँ इंडिगो की कल्टीवेशन ज़्यादा हुई करती थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इन यूरोप, प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट बैन इंडिगो इन यूरोप। क्योंकि इंडिगो जो ज़्यादातर जो लोग यूरोप के थे वो वोट का बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट थी उनसे कहा कि भैया आप इंडिगो को बैन कर दो, इंडिगो को क्यों लाना है खाली, राइट, इतना कॉस्टली भी है, मिलता भी नहीं है आराम से। तब उन्होंने ये कहा। तो जो वो थे वीवर्स थे, जो क्लोथ डायर्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इंडिगो वोट से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंडिगो के पास रिच ब्लू कलर है और वोट क्या था, पेल था और डल था। द फ्रांस बिगेन द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन सैंट डोमिंग्यू। तो फ्रांस ने भी इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करी सैंट डोमिंग और इन कैरेबियन आइलैंड। तो कैरेबियन आइलैंड में फ्रांस ने इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करी। पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, इंग्लिश इन लैम्का एंड स्पेनिश इन वेनेजुला, नॉर्थ अमेरिका, सारी जगह यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन होने लगी। अब नेक्स्ट है 18th सेंचुरी, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। इंडियन इंडिगो की डिमांड फिर से बढ़ गई। ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, ब्रिटेन का जो कॉटन प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। तो एज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज, इट्स एक्साइटिंग सप्लाईज इन वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर द रीजन। तो इंडिगो की जो अब वो थी कि भाई इंडिगो हम अब इंडिगो चाहिए था किसको, ब्रिटिश को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कॉटन की जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो कहीं ना उसको डाई करने के लिए इंडिगो की ज़रूरत थी, राइट। लेकिन पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का जो इंडिगो था वो कोलैप्स हो गया था। तो इसमें आपका इंडियन इंडिगो बचा है ना। इन 1783, बिटवीन 1783 एंड 1789 प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फेल। इंडिगो का प्रोडक्शन पूरा गिर चुका था। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो इंडिया में टर्न करने लग गया, ठीक है। Last decades of 18th century, indigo cultivation expanded in Bengal and came to dominate the world market. फिर 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वो एक्सपेंड हो गई और वो वर्ल्ड मार्केट में आने लगी। कौन सी? बंगाल की इंडिगो। इन 1788 30% ऑफ इंडिगो इन ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। इन 1788 डियर स्टूडेंट, जो आपका 30% इंडिगो था ब्रिटेन में वो इंडिया का था। लेकिन 1810 में 18th सेंचुरी के समय में 95% ऑफ इंडिगो जो था ब्रिटेन में वो इंडिया से था। कंपनी ऑफिशियल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो भी इंडिगो प्रोडक्शन में अब खर्च करने लग गए थे। मैनी लेफ्ट जॉब्स टू लुक आफ्टर इंडिगो बिजनेस। कोई लोगों ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, भाई इंडिगो बिजनेस करेंगे अपना। स्कॉट मैन एंड इंग्लिश मैन केम इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। स्कॉट मैन आए, इंग्लिश मैन आए, वो सब के सब प्लांटर्स बन गए।
इंडिगो के लिए, क्योंकि इंडिगो में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. Those who have no money could take loan from company for growing Indigo. कंपनी लोन दे रही थी खुद, क्या ग्रो करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए. अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज डियर स्टूडेंट, हाउ इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड. इंडिगो सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू निच एंड रयोती. तो जो आपका इंडिगो सिस्टम था, कल्टिवेशन जो होती थी इंडिगो की, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो कि थी एक निच और एक रयोती. द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड. First of all, I am talking about niche system. Okay, planter produce indigo in the land that he directly controlled in niche system. ठीक है, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था. प्लांटर अपना उगाया इंडिगो, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था. इन ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स. या तो वो लैंड लाता था या रेंट कर लेता था ज़मींदार से, और इंडिगो उगाने के लिए एम्प्लॉय जो लेबर्स थे उनको हायर कर लेता था, उनको जॉब में रख लेता था. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम आई निच कल्टीवेशन के साथ. प्लांटर फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. निच कल्टीवेशन में फार्मर्स अपना एरिया को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, बढ़ा नहीं पा रहे थे. इंडिगो कैन ओनली ग्रो ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज पॉपुलेटेड. तो इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड में ही ग्रो कर सकता था. ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप विल बी रिक्वायर्ड. एकदम अच्छी जगह चाहिए, बिल्कुल खुली खुली. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्स वास्ट नंबर ऑफ पीपल टू वर्क. बहुत ज़्यादा प्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग भी चाहिए. निच कल्टिवेशन in large scale required many bullocks and plows. बहुत सारे bullocks और plows भी चाहिए. 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plow. अगर आपकी 1 बीघा ज़मीन है उसमें आप इंडिगो उगा रहे हो तो आप कम से कम आपको 2 प्लाउस तो लगेंगे ही लगेंगे. उसके बाद फिर डी स्टूडेंट, तो अगर सोचो आपके 2000, आपका सोचो डी स्टूडेंट, आपका जो है 1000 बीघा ज़मीन है और उसमें आप इंडिगो कल्टिवेशन ही कर रहे हो. You will need 2000 plows for that, right? Less than 25% of the land producing indigo was from this system. ये सब इस सिस्टम से ही था. कौन सिस्टम से? निच सिस्टम से. और 25% के जितना भी बाद में है, 75% that is all in Rayoti system. Now we will understand what was the Rayoti system. The indigo on the lands of Rayots. Now we will understand this. The planters forced the Rayots to sign a contract and agreement. सत्ता. Rayots वो जो उगाते थे इंडिगो, उनको हम Rayots कहते हैं. ठीक है डी स्टूडेंट. तो प्लांटर्स क्या करते थे, पहले तो उन्होंने ज़मींदार से रेंट लिया, उसके बाद लेबर्स रखे, तो लेबर Rayots जो थे उनसे कहते थे कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो. सत्ता. They pressurized the village headmen to sign contract on the behalf of the Rayots. बिल्कुल प्रेशराइज कर देते थे विलेज हेडमैन्स को कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं रयोत से. दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश इन एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो जो साइन करते थे उनको प्लांटर से क्या मिलता था, पैसा मिलता था, लोन मिल जाता था, कैश मिल जाता था, और वो भी बहुत कम रेट इंटरेस्ट में, टू प्रोड्यूस इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए. द लोन कमिटेड रयोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन at least 25% of area under his holding. कम से कम 25% ऑफ एरिया आपको अपनी देनी पड़ेगी, आपको इंडिगो उगाना है तो. The planter provided seed and drill while the cultivator prepared the soil, sowed seed and after the crop. प्लांटर ने सीड ड्रिल वगैरह सब दे देता था और कल्टिवेटर सॉइल प्रिपेयर करता था, सोड करता था सीड, और आफ्टर द क्रॉप. When the crop delivered to the planter after the harvest, new loan was given to the Rayot. Process starts again. तो जब प्लांटर को उसने हार्वेस्ट दे दी तो एक नया लोन मिल जाता था उसको, और फिर प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाती थी. अब मैं आपको बताती हूँ इनकी चाल क्या थी. बेसिकली क्या होता था डियर स्टूडेंट, जो आपके ज़मींदार थे, प्लांटर तो क्या करते थे, या तो अपना लैंड दे रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, या ज़मींदार से रेंट में ले रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद फिर जो लेबर्स को हायर कर रहे हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं. लेकिन बाद में जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तब भी उनको उनके जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिलता नहीं है. तो उतना पैसा नहीं मिलता है तो अपने उनको थोड़ी सी लैंड वगैरह देनी होती है, राइट.
तो फिर उनको फिर से लोन देते हैं वो उगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रायोत होते हैं वो लोन में ही बंधे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका दैट peasants who tempted by the loan soon realized how harsh it was। ये मैं आपको बता तो रही हूँ सिस्टम कितना खराब था। The planter usually insist to grow indigo on the fertile land where rice is grown। वो कहते थे कि इंडिगो वहीं पे उगाओ जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, और आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद द राइस। लैंड को हम राइस में नहीं उगा सकते। अगर आपने एक बार इंडिगो उगा लिया तो उसके बाद राइस नहीं उग सकती। क्यों? क्योंकि इंडिगो की जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होती हैं, जिसकी वजह से वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर राइस उगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि नीचे तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, राइट। तो अब है नेक्स्ट द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं ये वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जो कि है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। क्या हुआ अब देखो। In March 1854, thousands of Rayot in Bengal refused to grow indigo। बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि भाई हम इंडिगो अब नहीं उगाएंगे। Rayots refused to pay rent to the planters and attack indigo factories। रयोट्स ने पे भी नहीं कर रहे रेंट प्लांटर को, और वो इंडिगो फैक्ट्रीज में अटैक करने लग गए। उनके पास जो भी सामान था, शॉर्ट, स्पेयर्स, बो, एरोज। वुमेन फॉट विद सेवरल किचन अप्लायंसेस। जो वुमेन थी वो बहुत सारे किचन अप्लायंसेस के साथ लड़ाई कर रही थी, राइट। उसके बाद घमस्थास जो थे वो एजेंट ऑफ प्लांटर्स होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करने आते हैं, वो उनको भी मार रहे थे वो लोग। Riots saw that they would no longer take advantages of show indigo। उनको कोई एडवांटेज नहीं चाहिए इंडिगो उगाने का, वो अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। Lathials, the Lathi wielding strong man maintain the planters। वो लोग से भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन थे। In 1859 Indigo revolt felt that they had the support of local जमींदार। इंडिगो रायोट्स को ऐसा लगा कि उनके पास लोकल जमींदार का क्या है, सपोर्ट है, एंड विलेज हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विथ लथियाल्स। तो उन्होंने लथियाल्स के साथ भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर ली। जमींदार्स वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम द लॉन्ग लीजेस। जमींदार को भी फोर्स किया जाता था कि भाई वो ज़्यादा अपनी लैंड वगैरह हमें दें। The Indigo peasant thought that British government would support them in their struggle against planters। इंडिगो पीजेंट जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेगी जो अभी फार्मर्स प्लांटर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। After the revolt of 1857, government was worried about another such battle। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1567 हुई थी, उससे जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अब कोई और ऐसी सेम बैटल हो, ठीक है। तो बैटल इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स द लुएंट गवर्नर टॉट द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice that Riots were no compelled to accept indigo contract। तो बरसात के समय में वो जो एशले एडन थे उन्होंने नोटिस जारी किया कि भाई अब जो रयोट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगे। क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड इंडिगो नीड नॉट टू बी सोल्ड। क्वीन विक्टोरिया ने भी कहा कि भाई अब इंडिगो मत उगाओ, इंडिगो की जरूरत हमें नहीं है। कोरिसिव अब द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट कमीशन डिक्लेयर्ड प्लांटर्स गिल्टी एंड कोरिसिव मेथड दे यूज फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मिलिट्री सेंड करी पहले तो ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए ये फार्मर पीजेंट जो भी लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्लांटर्स गिल्टी है क्योंकि उनको ऐसे मेथड यूज नहीं करने चाहिए थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। देन द नेक्स्ट इज दिस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल टू रायोट को तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं होता, वो तो बेचारे लोन में फंसे रह जाते हैं ना उनकी राइस उग पा रही थी ना उनका कुछ उग पा रहा था, क्योंकि राइस उगाते तो कम से कम कुछ तो पैसा मिलता, उनको कुछ तो खाते, लेकिन राइस भी नहीं उगा पा रहे थे, है ना। कमीशन फुलफिल द रायोट्स एंड टोल्ड देम नॉट टू कल्टिवेट इंडिगो इन द फ्यूचर। उनसे कहा कि अब इंडिगो मत उगाइएगा आप। तो ये हुआ आपके ब्लू रिबेलियन के बारे में डियर स्टूडेंट। तो ये चैप्टर कुछ ऐसा था
इसके बाद लास्ट में एक पार्ट और दिखाया गया है जो कि है ये, आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल में प्रोडक्शन पूरा ही गिर गया था। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, प्लांटर्स बिहार में शिफ्ट हो गए, जो भी सब थे, मतलब पहले तो वहाँ थे बंगाल में, लेकिन बंगाल में इतना ज़्यादा रिवॉल्ट वगैरह हो गया तो भाई सीधे बिहार में चले गए, ठीक है। After with the discovery of synthetic dyes in late 19th century, their business was severely affected. अब अच्छी डाइज आने लग गई थी, है ना, तो अब इंडिगो की उतनी चर्चा नहीं रह गई थी, ठीक है। तो अब व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए तो अ पीजेंट यानी कि फार्मर फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर देयर। और जब महात्मा गांधी वहाँ पे 1917 में गए, उन्होंने मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, तो उन्होंने एक मूवमेंट भी आया जो कि है चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो ये था आपका लास्ट में। तो डियर स्टूडेंट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस वाज। आई होप दैट आप सभी को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल चला के सबको परेशान कर दिया था। दिस वॉज समथिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, कैसे वो हमेशा यही सोचते थे कि भाई वो तो ट्रेडर्स ही हैं, उनको तो कहीं ना कहीं पैसा ही कमाना है, कैसे पैसा कमाएं, वो कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं अपना, है ना। तो उनका यही रहता था ब्रिटिशर्स का ज़्यादातर। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। सो इफ़ यू लाइक आ वीडियो प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब, बिकॉज वी ब्रिंग these types of videos only for you. So please subscribe our channel, and moreover like and share our video and comment too. Thank you so much dear student for watching the video. I hope that you like it.